हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। तो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, उन सब पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, नमक की गुफाओं का निर्माण होने जा रहा है अमेरिका की तरह और उसमें पेट्रोलियम रिजर्व रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, क्या है सरकार की योजना, डिटेल बात करेंगे। नेटो प्लस उसमें शामिल करने की अमेरिका की योजना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और एक और प्रोसेस आगे बढ़ा है, उस पर बात करेंगे। नीति आयोग की मीटिंग हुई है, उस पर चर्चा करेंगे और भी कई टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, इसकी प्लानिंग हो रही है। तो राजस्थान में कई सारे इलाके हैं, वहाँ पर नमक के गुफाएं बनाए जाएंगे। भारत जो है वो अमेरिका की तरह नमक की गुफाओं में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। देखिए, अमेरिका में जो मौजूद है नमक की गुफाएं, उसमें अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल का। और ये इतना बड़ा है उसके पास कि अगर मुश्किल मौके होते हैं दुनिया में, तो अमेरिका अपनी तेल खपत को पूरा करने के लिए और तेल बाज़ार की आपूर्ति को संभालने में इसी के ज़रिए निकाल लेता है तेल। और पूरी दुनिया में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसको कंट्रोल करने की भी ताकत इसी तरह के जो नमक के गुफा है उसमें जो ऑयल रखा हुआ है अमेरिका ने, उसके ज़रिए करता है। तो राजस्थान में कुछ इलाकों में ज़मीन के नीचे क्या है, नमक के भंडार है। तो वहाँ पर इस जगह को सरकार ने चुना है, उन जगहों को। तो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने राजस्थान में नमक की गुफाओं के विकसित करने की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए की दिक्कत ये है कि भारत के पास तकनीक नहीं है कि नमक की गुफा कैसे बनाई जाए। नमक तो है ज़मीन के अंदर राजस्थान में, लेकिन उसमें गुफा कैसे बनाई जाए और रणनीतिक तेल भंडार कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सारा जिम्मा दिया गया है किसे? EIL को, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को, ताकि गुफाओं का निर्माण हो सके और वहाँ पर तेल रखा जा सके। ठीक है, और इसके लिए EIL ने, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने, जर्मनी की कंपनी है DKBB, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब सवाल ये है कि क्यों ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? तो एक तो अमेरिका का सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस को ही कंट्रोल कर लेता है अपने ही भंडार को निकाल के। ठीक है, और भी क्या है, देखिए हुआ ये कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके बाद से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है। इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है अभी, और इस युद्ध ने भविष्य में अनिश्चितताओं का भी इशारा किया। और इसके साथ साथ देश की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए रणनीतिक तेल भंडार काफ़ी ज़रूरी होता है। भारत को तो सस्ता तेल मिल रहा है रूस से, लेकिन क्या पता कि रूस आगे ये तेल दे पाए, या तमाम जो भू राजनीतिक जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कुछ ऐसा युद्ध ना हो जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है। साथ में एक और बात ये है कि कोविड-19 के दौरान आपको पता होगा कि जो क्रूड ऑयल है उसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट बिल्कुल डाउन हो गया था, ज़ीरो तक लगभग पहुंच गया था। ठीक है, तो ऐसे समय में भारत के लिए मौका था कि वो क्रूड ऑयल को उसको अपने गुफाओं में रख ले। लेकिन भारत के पास जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं। भारत के रणनीतिक जो पेट्रोलियम भंडार है उसमें उसकी क्षमता मात्र 5.33 मिलियन कच्चे तेल की है। और ये रिज़र्व जो है ना, वो देश के जो टोटल डिमांड है उसका केवल 9.5 दिनों को ही पूरा कर सकता है। ठीक है, इंडिया का। और जब कोविड-19 आया था, क्रूड ऑयल का रेट जब डाउन हुआ था, तो इंडिया ने अमेरिका में बहुत सारे तेल जो है ना वहाँ रिज़र्व करवाया था, जिसको बाद में उसको वहाँ से लाया गया इंडिया में खपत करने के लिए, क्योंकि उस दौरान रेट बिल्कुल डाउन हो गए थे। तो अगर भारत में इस तरह के बहुत सारे रिज़र्व हों तो भारत इसको कर सकता है। तो भारत के पास भी पेट्रोलियम भंडार के गुफाएं हैं, लेकिन वो सब चट्टान के गुफाएं। 3 चट्टान के गुफाएं हैं इस वक्त भारत में जो कि एक्टिव हैं। कौन कौन से हैं? एक है विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में, दूसरा है मैंगलोर कर्नाटक, और तीसरा है पदूर, वो कर्नाटक में।
ठीक है। तो ये जो यहाँ और यहाँ, ये 3 जो है ना चट्टानों की गुफाओं में रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, वो पेट्रोलियम रिजर्व उसको रखा हुआ है। और 2 और चट्टान की गुफाओं में ये काम चल रहा है। एक ओडिशा में है और एक कर्नाटक में है। कर्नाटक में पुदूर में और उड़ीसा में चंदी कहलो। तो वहाँ पर ये भंडार बनाने का काम जो है ना वो चल रहा है चंडीखोल में। तो अब सवाल ये है कि चट्टान की गुफा तो है, इस तरह की होती है चट्टान की गुफा, तो फिर अब नमक की गुफा क्यों? दरअसल क्या है ना, चट्टान की गुफाओं का निर्माण जो है ना वो माइनिंग के जरिए होता है। मतलब देख लिया जाता है कि चट्टान जो है ना, जो पहाड़ है या चट्टान है ज़मीन के नीचे, तो वो बहुत दूर तक हो और बहुत मजबूत हो, तो उसमें खनन करके विस्फोटक लगा के उसमें सुरंग बनाया जाता है और उसमें माइनिंग करके ही ये गुफा बनाई जाती है, उसमें ऑयल को रखा जाता है, रिजर्व किया जाता है। लेकिन ये बहुत खर्चीला होता है, बहुत श्रम वाला होता है, टाइम टेकिंग होता है बहुत ज़्यादा। जबकि जो नमक की गुफाएं हैं, जो अमेरिका में बहुत सारे बनाए हुए हैं उसमें क्या होता है, उसमें उन गुफाओं को बनाया जाता है कि पानी पंप करके बहुत कम खर्च में, ठीक है। रॉक केव यानी चट्टान की गुफा की तुलना में इसको जल्दी बनाया जा सकता है। तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने नमक की गुफाओं पर काम शुरू किया। और नमक की गुफा जो अंदर होती है वो अंडरग्राउंड होता है, ऊपर में इस तरह की पाइपलाइन होती है, मोटर होता है जो बस इतना ही दिखता है और जो सब कुछ अंदर ही अंदर होता है। अब सवाल ये है कि क्या नमक में तेल घुल जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं कि हमने नमक की गुफा बनाई और नमक ने सारा तेल सोख लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। नमक और क्रूड ऑयल जो है ना वो आपस में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में नमक की गुफाओं को ऑयल रिजर्व के लिहाज से काफ़ी मुफीद माना जाता है। और ख़ास बात है कि ज़मीन पर बहुत कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ मुहाने पर जो पाइप है वो दिखता है। तो यहाँ सवाल हो सकता है आपके मन में कि ये नमक की गुफा बनती कैसे है। तो थोड़ा सा तो मैंने पहले बताया था कि ज़मीन के अंदर नमक के भंडार में पानी पंप किया जाता है बहुत फोर्स से, और इसके बाद जो पानी में नमक घुल जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है और इससे वहाँ पर गुफा बन जाती है। और हालांकि एक और समस्या है इसमें कि ये चट्टान की जो बनी गुफाएं हैं उसकी तरह स्थिर नहीं होती है, तो कई बार इसकी छतें या दीवार ढह सकती हैं, इससे मशीनरी को नुकसान होता है। इसकी वजह से काफ़ी सावधानी पूर्वक इसका काम करना पड़ता है रिज़र्व को। लेकिन ये बहुत ही सस्ता होता है रिज़र्व को रखना, ठीक है। चट्टान वाला जो गुफा है उसको बनाने, उसको रखने और उस पर जितना खर्च आता है उससे बहुत कम इस पर खर्च आता है। तो इसी वजह से जो सामरिक तेल भंडार है रणनीतिक, तो उसको इंडिया में नमक के जो केव हैं उसमें रखने की योजना बनाई गई है अमेरिका की तरह, ठीक है। तो भारत में जो सामरिक तेल भंडार जो है ना वो पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समर्थ अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। आंसर होगा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ है और उसमें समर्थ जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम है। हालांकि इस अभियान के बारे में ना केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2023 को ही शुरू करने की जानकारी दी थी। तो यहाँ एक बार फिर से इसको बूस्ट किया गया है इस योजना को, और इसके तहत यही है कि पंचायतों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी मैं बता रहा हूं ना वो सब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके लिए, तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। PDF है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए जो आपके काम आ सकता है। और तमाम एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन टकराते हैं, और ये दावा हम तो करते हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं वो भी करते हैं, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप इस वीडियो के, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, ताइवान में जो चीन की दबंगई है ना, ताइवान यहाँ रहा, और चीन की वहाँ जो दबंगई है उस पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी करने के लिए अब अमेरिका जो है ना वो भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। तो साथ में जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो चीन की दादागिरी बढ़ रही है उसको देखते हुए, तो अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस, तो उसकी सेलेक्ट कमेटी है, और ये चाइना को लेकर बनी हुई है। इंग्लिश में कहते हैं चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑन यूएस कांग्रेस। जो न्यूज़ भी देख रहे हैं, चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑन यूएस कांग्रेस। इसमें यह मत समझ लेना कि चीन की कमेटी है, चीन के मुद्दे पर बनी हुई अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की एक कमेटी है जो हाई पावर्ड है, और उसने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है वहाँ की सरकार से, वहाँ की संसद से। ठीक है, तो नेटो प्लस जो है ना उसमें अभी 5 देश शामिल हैं, और अगर कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत 6ठा सदस्य बन जाएगा नेटो प्लस का। ठीक है, नेटो के बारे में तो आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 31 मेंबर कंट्री हैं। तो अमेरिका ने इससे जुड़ा हुआ एक नेटो प्लस संगठन भी बनाया हुआ है। नेटो प्लस में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। अब बात हो रही है कि 6ठा देश यानी इंडिया को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध है, और नेटो को जो लीड करता है वो अमेरिका लीड करता है। ठीक है, नेटो को तो अमेरिका क्या करता है कि नेटो प्लस जो है ना उसको नेटो की ओर से तमाम सारी जो सैन्य जो सहयोग है वो सब मिल जाता है इन प्लस देशों को। तो वही चाहता है अमेरिका कि इंडिया को इसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद, उसकी कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर अगर हमला करता है, मतलब चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है, तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। यानी अमेरिका तो जवाब देगा, उसका कहना है हम साथ देंगे ताइवान का, लेकिन साथ में क्वाड को भी अपनी भूमिका जो है ना और बढ़ानी पड़ेगी। क्वाड में आप जानते हैं कौन कौन से देश हैं? 4 सहयोगी देश हैं अमेरिका के। कौन कौन? एक भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है और ख़ुद अमेरिका है। तो चीन से मुकाबला करने के लिए ये टोटल रणनीति अमेरिका की है, और उसकी कोशिश है कि G7 देशों के साथ साथ सहयोग को और मजबूत किया जाए, और अमेरिका ये चाहता यही है कि भारत को नेटो प्लस में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, और ख़ास बात है कि जो कमेटी की सिफारिश आई है वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और वो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनके गेस्ट बन के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब सवाल ये है कि नेटो प्लस में शामिल होने से भारत को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो पहले फ़ायदे को देख लेते हैं। देखिए, नेटो प्लस देशों को अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद मिलती है। नेटो प्लस में आने से भारत को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। अमेरिका ने हालांकि पहले से भारत को इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर के रूप में, मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में उसका दर्जा दिया हुआ है। तो इससे क्या है कि भारत को संवेदनशील तकनीक जो है ना वो अभी मिल तो रही है, लेकिन अगर नेटो प्लस में शामिल हो जाता है इंडिया तो उसको आसानी से मिल सकता है, ज़्यादा तकनीकें वहाँ से तकनीक का फ़ायदा मिल सकता है। अब सवाल है कि नुकसान क्या है। देखिए, भारत भले ही क्वाड का मेंबर है अभी, लेकिन ख़ास तौर पर दुनिया के किसी भी खेमे बंदी में शामिल नहीं होने की बात करता है। और रूस और यूक्रेन के बीच में जो तमाम जो युद्ध चल रहा है उस मामले में कई बार ऐसे मौके आए कि भारत को खड़ा होना था कि किस तरफ है, भारत रूस की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, मतलब कि यूक्रेन के सपोर्ट में तमाम जो देश हैं उसकी तरफ है भारत, या फिर रूस के साथ है। लेकिन भारत तटस्थ रहा है, मतलब भारत ने अपनी भूमिका जो है ना वो अभी तक ये दिखाई है कि हम अपनी नीति के अनुसार चल रहे हैं, हम दोनों को बैलेंस करके एक तरह से चल रहे हैं।
लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि नेटो प्लस में शामिल करके और उसे चीन के विरोध में अमेरिका के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है, मेरा भी मानना है। तो इसका उदाहरण भी एक मौजूद है। जैसे यूक्रेन को पहले तो काफ़ी चढ़ाया गया अमेरिका के द्वारा और यूरोपीय देशों के द्वारा। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया, उसके बाद अमेरिका तो कुछ कर नहीं पाया, बस बाहर से सपोर्ट होता है तमाम सम्मेलनों में। जैसे G7 की समिट हुई जापान में, तो वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति गए, वहाँ बातचीत की। लेकिन जब लड़ाई के लिए जब बाहर से समर्थन की बात होती है ना, कुछ तो हथियार दिया जा रहा है। अभी जैसे कुछ विमान देने की बात हुई, फाइटर जेट देने की बात हुई है, लेकिन उसमें भी अमेरिका काफ़ी कतरा रहा है कि इससे कहीं दिक्कत ना हो जाए उसको। तो अमेरिका जो है ना, वो कई बार हथियार भी बनाता है दूसरे देशों को। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत भी है। नेटो प्लस में शामिल होने से फ़ायदा तो कुछ होगा ही, लेकिन उसका दूसरा नज़रिया भी समझना होगा, ठीक है, क्योंकि भारत की जो पिछली चीज़ें रही है वो। अब सवाल ये है कि नेटो प्लस में शामिल होने के लिए अब आगे क्या प्रोसेस होगा। तो कमेटी की सिफारिश हो गई है। उसके बाद भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने के लिए अमेरिका को डिफेंस एक्ट में शामिल करके आधिकारिक रूप से कानून बनाना पड़ेगा। फिर सीनेट और अंतिम में क्या है कि राष्ट्रपति की, जो बाइडेन की ओर से परमिशन दी जाएगी। तो वहाँ का पार्लियामेंट ये है, कांग्रेस कहते हैं इसको, अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। जो भी ये भू राजनीति है यानी जियो पॉलिटिक्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया? आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। ये नौसैन्य अभ्यास यानी नेवल एक्सरसाइज था, मई में ही हुआ है अभी। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्थित जो BNS नीवेर्क है, वहाँ पर नौसेना का एक बेस है बांग्लादेश का, तो उसी के दौरान। और ये जो एक्सरसाइज हुआ उसमें दोनों देश यानी बांग्लादेश और अमेरिका की जो रणनीतिक क्षमता है, तकनीक का आदान प्रदान है, इन सबको देखा गया, ठीक है। तो बांग्लादेश राजधानी ढाका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, तो थीम बताएं। इसकी थीम क्या है? आंसर होगा इसका विकसित भारत एट 2047, टीम इंडिया की भूमिका, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में भी कहेंगे इसको विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग की मीटिंग हुई है दिल्ली के प्रगति मैदान में, और ये देख रहे हैं वीडियो उससे संबंधित। ये 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर वहाँ बना है नया, उसी में ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के लिए 100 मुद्दे मुख्य तौर पर तय किए गए थे, लेकिन उनमें से जो 8 प्रमुख विषय हैं जिन पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक तो है विकसित भारत @ 2047, मतलब कि 2047 तक भारत को विकसित बना लेने की योजना, ये टारगेट रखा गया है। दूसरा है MSME के विकास पर जोर दिया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, उस पर जोर दिया जाए। कम समय में काम हो, जो भी है, जो भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में। महिला सशक्तिकरण, उस पर है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए जो गति शक्ति जो मास्टर प्लान है, उस पर फोकस। तो मुख्य तौर पर ये 8 जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई है। वैसे तो 100 मुद्दे थे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ये 8 मुद्दे हैं जिन पर ये चर्चा हुई है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि 8 मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। कौन कौन से? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री P विजयन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और कुछ और मुख्यमंत्री ने आए। कुछ ने कहा कि हमारी सेहत खराब है। तो दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों का तो ये कहना था कि चूँकि आप दिल्ली के जो शासन व्यवस्था है
उसमें बदलाव कर रहे हैं आप ऑर्डिनेंस के जरिए। जो न्यायपालिका का जो ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसको बाईपास करते हुए जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि जो तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं उस पर जो कंट्रोल है दिल्ली सरकार का नहीं रहेगा। हालांकि उसके लिए एक कमेटी बना दी, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, तो उसके खिलाफ उसने नाराज़गी व्यक्त की और बाकी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग वजह अपनी अपनी बताई कि हम इस वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहिष्कार ही हुआ इस मीटिंग का। ठीक है, बहिष्कार शब्द का उपयोग किसी ने नहीं किया है, कहा कि हम मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है मुझे लगता है पता ही होगा आपको। देखिए, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग 2015 में बनाया गया था। दरअसल पहले योजना आयोग था, 1950 में योजना आयोग बना था। आयोग का काम था देश के संसाधनों का आकलन करके पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना और उसके लिए फिर बाद में केंद्र सरकार बजट देती थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाने की घोषणा हुई। इसका आंसर होगा 31 मई से 3 जून तक। ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो दिसंबर 2022 में वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और पीएम बनने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। और प्रचंड ने मीडिया से ये कहा है कि इस बार हम विश्वास के साथ भारत की यात्रा करने जा रहे हैं और नया इतिहास रचेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। नेपाल भारत के संबंधों में नई ऊंचाई आएगी, ऐसा उनका कहना है। तो जैसे ही वो आएंगे उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो सब आपको मैं करंट अफेयर्स वीडियो के दौरान बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कांग्रेस ने मंजूरी दी है? अधिवेशन ने। आंसर होगा WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने। तो उसके अनुसार ये जो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी WMO के द्वारा, और उसी के दौरान एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल की मंजूरी दी गई है। तो इसके जरिए क्या होगा, दुनिया भर में जो WMO के मेंबर कंट्री हैं, 193 मेंबर कंट्री हैं, तो उनमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन और उसकी स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। जैसे CO2, CH4, N2O, तो इस तरह के जो गैसेस हैं, तो उसका उपग्रह आधारित यानी सैटेलाइट के जरिए निगरानी हो सकेगी कि कहाँ क्या स्थिति है। ठीक है, तो WMO उसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। उसका प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रियन। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ ये संगठन है। यूनाइटेड नेशंस का जो एक अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो उसी का ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन, और हाँ WMO के बारे में ये पूरा डिटेल है। कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का ये कहना था कि जो बहुत सारे उच्चारण होते हैं वो एक्चुअल में समझ नहीं आता, जैसे इसका नाम, तो आप लिख दिया कीजिए, तो मैंने ये लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ मई में, तो उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर होगा लखनऊ में। ठीक है, तो इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2022 जो कि 2023 में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह हुआ है 25 मई को, और इसमें उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग से, दिल्ली में ही बैठ के उन्होंने वर्चुअली ये उद्घाटन किया लखनऊ में। और इसमें देश के 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुँचे हैं और ये 12 दिनों तक ये गेम्स चलेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसका शुभांकर क्या है? जीतू बारासिंघा है। ठीक है, और गान क्या है? खेलो इंडिया हर दिल में देश। गायक कौन है इसके? पलाश सेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टीना टर्नर, उनका निधन हो गया 24 मई 2023 को, तो क्यों प्रसिद्ध थी? आंसर होगा गायन के लिए यानी सिंगिंग के लिए। ठीक है, फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये रही। क्या नाम है इनका? तो टीना टर्नर 60 और 70 के दशक में पॉपुलर सिंगर और स्टेज परफॉर्मेंस रह चुकी हैं ये। इनका निधन हुआ 24 मई 2023 को स्विट्जरलैंड में
मूलतः अमेरिका की रहने वाली हैं ये, 83 ईयर की थी और म्यूजिक की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम था और इनको रॉक एंड रोल की रानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक्ट्रेस भी थी, कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। तो भारत सहित दुनिया भर के अखबारों में इनकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब होती है? डेथ एनिवर्सरी आंसर होगा 27 मई को। ठीक है, तो उनका निधन हो गया था 27 मई 1964 को, 1964 को। और पंडित नेहरू, उनको ऐसे समय में भारत की कमान मिली थी, यानी ऐसे समय में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जब भारत भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा जैसे समस्याओं से जूझ रहा था। और भारत के नवनिर्माण में, यानी भारत को डेवलप करने में जो उनकी भूमिका रही है, बहुत तारीफ़ की जाती है। ओके, विकासशील देशों के मुखर आवाज़ भी माने जाते थे। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कल है संडे, और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है, देखना मत भूलना। ओके, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी वक्त पे मिल सकेगा। शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को और लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।